अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और ख़ित्ते की सूरत हाल संगीन से संगीन तर होती चली जा रही है। आज चौथा रोज़ है कि हम देखते हैं कि अमरीकी स्ट्राइक्स ईरान पे उसी तरह जारी और सारी हैं और उनका क्लेम है कि अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए एक टोल्स का मॉडल, यानी जो कहा जा रहा था ना कि पहले एक टोल कलेक्ट किया जाएगा वहाँ से जिसने भी आमदोरफ़्त करनी है, उसको मज़ीद इस्टेब्लिश करते हुए उन्होंने कहा है कि नहीं, अब ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की डील्स होंगी जो मुख्तलिफ गल्फ़ ममालिक से की जाएंगी। यानी पूरी तरह से उनका लगता है कि यूएस ने इस जगह पे अपनी इजारादारी कायम कर ली है। ऑन दी अदर हैंड आपको ये भी बताते चलें कि ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि यूएस का ये जो नया ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उसके बाद कम्प्लीटली डिसमेंटल होती है इस्लामाबाद में होने वाला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी पहले तो हम कह रहे थे ना कि इसमें हल्के फुल्के शगाफ पड़े हैं, लेकिन क्या ये वाकई अंडू हो रही है, इसके लिए पूरी दुनिया इस वक्त कोशा है। चीन की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनका मानना यह है कि अमेरिका की जारियत यानी एक अलग ही दहाने पे लेके जा रही है, ख़तरे की घंटी बजा रही है पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के लिए। इसके अलावा नेतन्याहू ने भी अपनी तरफ से एक और धमकी आमेज़ जो मैसेज है वो ईरान के लिए दिया है कि आने वाले वक्तों में अगर उस पर अटैक हुआ तो वो पूरी जारियत के साथ इस पर रिस्पॉन्ड करेगा। ईरान के मुताबिक भी उन्होंने बहुत सारी जगहों पे जहाँ जहाँ यूएस की फोर्सेस मौजूद हैं, उनकी छावनियाँ हैं, उनके यानी कहना चाहिए कि बेसेस मौजूद हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जॉर्डन की बात की जा रही है, बहरीन की बात की जा रही है। ईरान ने कहा है कि हमने इस पर अटैक किया है, लेकिन बहरीन का कहना है कि कई ऐसे अटैक्स को जो ईरान की तरफ से किए जा रहे थे उसको डिसमेंटल कर लिया गया है। इसमें एक और बड़ी जो स्ट्रेंज चीज़ है, यकीनन पेचीदा करने वाला मामला है, वो कतर में हुआ, जहां हम देखते हैं कि द अमीर ऑफ कतर हाइनस शेख हम्माद बिन खलीफा अल थानी, उनका इंतकाल हुआ है और उसके बाद ख़ित्ते की जो सूरत हाल है उसकी कशीदगी भी साथ साथ चल रही है। इस वक्त हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके साथ उनका वफ्द मौजूद है कतर में कंडोलेंसेस के लिए। कतर और पाकिस्तान कोशां हैं कि किसी तरह इस सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। हामिद अल मशरकी साहब सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आइए ख़ित्ते की सूरत हाल पर उनके साथ एक नज़र डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। वालेकुम सलाम सिद्रा, बहुत शुक्रिया। आप किस तरह देखते हैं कि ट्रंप ने जो लेवी की बात की थी उससे वो एक तरह से बैक ऑफ हो गए? उन्होंने कहा है कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की डील्स होंगी, शिप्स दैट हैव टू गो थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। क्या कुछ लचक दिखाई जा रही है या अभी आप समझते हैं कि मज़ीद कशीदगी में इजाफा होगा? देखिए सिद्रा, मैं समझता हूँ कि कशीदगी जो है वो जी। मजीद इजाफे की तरफ जा रही है। और ये जो लेवी को उन्होंने चेंज किया ये इसलिए कि उन्होंने वो जो 20% का स्टेटमेंट दिया था वो इंतहाई गैर हकीकत पसंदाना था और जी। उसको पूरी दुनिया ने इस अंदाज में लिया कि शायद सदर ट्रंप को अंदाजा ही नहीं है कि वहाँ पर रियलिटी क्या है और किस तरह का टैरिफ या किस तरह का टोल जो है वो कोई रियलिस्टिक भी हो सकता है। 20% वॉज अ इम्पॉसिबल थिंग। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो सूरत हाल इंतहाई पेचीदा इसलिए हो रही है कि अभी जिस तरह आपने भी सारा एक्सप्लेन किया, जी। उसके साथ साथ आप देखिए कि जिस तरह होतीज ने सऊदी अरब पर अटैक कर दिया और उसके बाद फिर वो जो कोशिश जो इसराइल की तरफ से हम खित्ते में पहले दिन से देखते आ रहे हैं वो बड़ी खतरनाक हद तक कामयाब होती नजर आई कि अरब और ईरान के जो आपस के मुफादात हैं वो लड़ते हुए अगर नजर आ रहे हैं और अगर वो तकवीत पकड़ जाती है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। सही। एक चीज जो है वो ये है कि देखिए इस खित्ते के अंदर जंग तो सारी इसराइल ने लगाई और अब इसराइल आग लगा के खुद को बार बार कोशिश कर रहा है कि जी उस पर अटैक भी ना हो और वो तब तक शामिल ना हो जब तक खित्ता पूरी आग की लपेट में ना आ जाए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप जो चीज अचीव करना चाह रहे हैं कि जी भरपूर अंदाज में तबाही लाकर ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करें, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन है क्योंकि ईरान ने तो अभी अपना 30% भी रिजर्व एम्यूनिशन या जो भी असला या ड्रोन्स या मिसाइल्स थे वो यूज नहीं किए थे और अमेरिका जो है वो एक तरह से घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था। तो क्या अमेरिका इतनी कैपेसिटी के साथ अब जाना चाहता है? देयर इज नो डाउट कि अमेरिका की माइट बहुत बड़ी है, लेकिन उसको ये कंसिडर करना होगा कि ईरान के पास अभी बहुत कुछ है जवाबी कार्रवाई करने के लिए। हामिद साहब, आप तो मिलिट्री एक्शन की बात कर रहे हैं ना, मुझे बताएं कि जब बार बार धमकी डिसाइसिव एक्शन की दी जाती है, अगर इस पैटर्न को हम देखते हैं 2 साल कबल के अटैक को भी देख लें और हालिया
हालिया जो ये झड़पें और इनका एक्सचेंज आपस में चल रहा है, इसमें पैटर्न क्या एस्टैब्लिश होता है? एंड व्हेन दे से कि डिसाइसिव एक्शन लिया जाएगा ईरान के ख़िलाफ़, जैसे आपने कहा कि फुल मिलिट्री माइट के साथ उन पे अगर अटैक हो भी, तब भी व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड एंड गेम? उनसे क्या तवक्को की जा रही है? इस खित्ते में जो पैटर्न रहा है, इराक़ को देख लें, ईरान को देख लें, बाकी गल्फ़ ममालिक को देख लें, अमरीका के लिए सक्सेस क्या होगी? देखिए, बिल्कुल अमेरिका के लिए जो सक्सेस है ना, वो पैटर्न के साथ-साथ हमने देखना है कि ईरान क्यों डिफरेंट है फ्रॉम इराक एंड फ्रॉम अदर रीजन कंट्रीज। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ईरान एक अंदाज से हालत जंग में रहा है, और ईरान एक अंदाज से पिछले 30-40 साल से डायरेक्टली अमेरिका के या अमेरिका के एलाई के तौर पर उनके कंट्रोल में नहीं था। इराक के अंदर ये था, सद्दाम हुसैन पहले अमेरिका के साथ था, फिर बाद में खिलाफ हुआ। इस तरह बाकियों का रिजीम में फर्क है। यहाँ पर इनका एंड गोल जो है वो अगेन वही है, रिजीम चेंज। यहाँ पर इनका एंड गोल क्या है? अगेन टू कंट्रोल ऑन ऑल द न्यूक्लियर एसेट्स एंड साइट्स। यहाँ पर इनका एंड गेम क्या है कि हर हालत में ईरान को इतना वीक कर दिया जाए कि वहाँ पर अहमद रजा पहलवी या कोई ऐसी रिजीम ला के हर हालत में बिठा दी जाए जो कि प्रो इसराइल हो और बिल्कुल पपेट ऑफ इसराइल हो। लेकिन क्या ये अचीव हो सकता है? मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ईरान की तरफ से भी, जो आप जानती हैं कि उसके अंदर भी इस वक्त दो एक तरह से ग्रुप्स हैं जो पूरे कंट्री को कंट्रोल कर रही हैं। दो आइडियोलॉजीज हैं। एक हार्ड लाइनर्स हैं जो कि मुस्तफा खामनाई साहब हो गए या बाकर कालिबॉफ हो गए, जो कि समझते हैं कि अभी अमेरिका को मजीद सबक सिखाया जाना चाहिए। और आपने हरमुज के ऊपर उन्होंने लचक भी बिल्कुल नहीं दिखाई, और जिस तरह से कमर्शियल वेसल्स पर अटैक हुआ, गो कि दे वर वायलेटिंग द जो लॉ सेटल हुआ था, ये एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग हुई थी। लेकिन उसके बावजूद जिस अंदाज में कमर्शियल वेसल्स पर हमला हुआ, फिर उसके बाद जिस अंदाज में अब अमेरिका ने कॉन्टीन्यूसली अटैक्स किए हुए हैं, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर ईरान अपनी रेजिस्टेंस तो दिखा रहा है, वहीं पर अमेरिका की जो कोशिश अचीव करने की है वो इतनी आसानी से नहीं होगा। ओके अमित साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का और दो दूसरे सालिसी ममालिक हैं जो चाह रहे हैं कि कशीदगी में कमी आए, चीन के बयान का हवाला मैंने आपको दिया, वो किस तरह खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल कर सकते हैं खित्ते की बदलती हुई ख़तरनाक सूरत हाल को बचाने में? देखिए सिद्रा, मैं ये समझता हूँ कि जितनी कोशिश की गई है 5-6 अप्रैल के सीज फायर से लेकर अभी तक पाकिस्तान की तरफ से, सबकी तरफ से, वो मेन उसका ऑब्जेक्टिव ही ये था कि हर हालत में खित्ते को महफूज किया जाए तीसरी आलमी जंग से। लेकिन अब जो सूरत हाल हुई है, यहाँ पर जो डिप्लोमेसी है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे लग रहा है कि देखें, चाइना की तरफ से स्टेटमेंट तो बड़ा क्लियर आया है, लेकिन चाइना प्रैक्टिकली आपको पता है कभी भी इन नहीं होता, ऑन फ्रंट एंड कंट्रीब्यूट नहीं करता या उसका हिस्सा नहीं बनता किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का। जबकि दूसरी जानिब मैं ये देख रहा हूँ कि कतर की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है, और एक दो वजह से कि वो शायद देख रहे हैं कि जी अगर इन्होंने लड़के की थोड़ी एक्सरसाइज करके थक के अगर इन्हें मुज़ाकरात की टेबल पर आना है, तो फिर इनको थोड़ा सा टाइम लड़ने भी दिया जाए। मैं इसको इस अंदाज में देख रहा हूँ कि जो इंटरलोकेटर्स हैं वो लेकिन ये समझ रहे हैं कि जी, लेकिन हामिद साहब, इसमें हम वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में ये ममालिक इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि लड़ने से इन ममालिक का डायरेक्ट नुकसान भी होगा, यानी इनका पूरा बिजनेस मॉडल, इनकी दुनिया में साख, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ दाव पे लगता है। और सबसे अहम बात मुझे बताइए कि व्हाट डज़ इट मीन फॉर पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान को सराहा जा रहा था डिप्लोमेटिक विन में, ना सिर्फ इसलिए कि एक मीडिएशन का बड़ा अहम किरदार रहा, बल्कि पाकिस्तान एक बड़ी नाजुक सूरत हाल से, बड़ी एक स्ट्रिक्ट किस्म की टाइट रोप वॉकिंग से गुजर रहा था, जहाँ हमारे ताल्लुकात अमेरिका से भी ना ख़राब हों और ईरान से भी ना ख़राब हों। फिर पाकिस्तान और सऊदीया का जो डिफेंस मुआहदा है, अगर ये झड़पें जारी रहती हैं और ये जंग फैलती है, और जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि इत्तलात ये भी आ रही हैं कि सऊदी अरब के भी कई बेसिस पे अटैक्स हुए हैं, तो क्या पाकिस्तान का इस डायरेक्ट जंग में एम्ब्रॉयल्ड हो जाने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, बहुत खतरनाक सूरत हाल है। बिल्कुल पाकिस्तान के लिए सिचुएशन जो है वो बड़ी क्रिटिकल है। एज यू नो कि हमारा स्ट्रेटेजिक एक तरफ से एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, दूसरी तरफ हम किसी हालत में भी ईरान का सरेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते। हम किसी हालत में भी एक ज्यूइश कंट्रोल्ड गवर्नमेंट अपने बॉर्डर के ऊपर नहीं देख सकते, जहां अफगानिस्तान हमारे लिए वॉलेटाइल हुआ है, ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया का हमारे लिए बहुत हॉस्टाइल बॉर्डर है। तो हम ये तीनों सिचुएशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। वहीं
पर पाकिस्तान को मजबूर किया जा रहा है कि वो किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व हो। मैं ये समझता हूँ कि अभी तक पाकिस्तान ने जिस अंदाज में अवॉइड किया है, और कोशिश पाकिस्तान की अब ये होनी चाहिए कि जहाँ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में दोबारा से सीज फायर की बात हो रही है, वहाँ उससे पहले आपने जिस तरह बात की, सबसे पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी भी हालत में ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अरब और ईरान कॉन्फ्लिक्ट में ना तब्दील हो। वहाँ पर पाकिस्तान के लिए मजबूरी हो जाएगी ये कहीं ना कहीं सऊदी अरब का साथ देना, तो वो बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। और एक चीज मैं आपको छोटी सी और बताता चलूं कि अगर हम इसके अंदर ये देखें कि इसराइल जो है वो क्यों अटैक नहीं कर रहा डायरेक्ट ईरान पे, क्योंकि अब वो अपना मेन ऑब्जेक्टिव हासिल कर चुका है कि सबुटाज द होल पीस प्रोसेस, सबुटाज द सीज फायर, और उसके बाद अब वहां पर जो इलेक्शंस का भी ऐलान हो गया है, अब वो उस तरफ भी जा रहा है। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका और इसराइल दोनों इसलिए प्रोलॉन्ग कर रहे हैं कि वो अब पॉलिटिकल गेन जो है वो पब्लिकली दोबारा से जंग से हासिल करना चाहते हैं। वो जो MOU साइन हुआ वो उनकी पब्लिक में और पूरी दुनिया में उसका एक इम्प्रेशन बैठा कि इसमें ईरान ने बहुत कुछ गेन किया है और अमेरिका और इसराइल ने गेन नहीं किया, चाहे वो लेबनान के हवाले से हो या अमेरिका के हवाले से हो। सो मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा सूरत के अंदर पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत क्रिटिकल है। पाकिस्तान की एफर्ट्स तो जारी हैं। पाकिस्तान ने जो गेन करना था आलमी मंजरनामे पर वो बहुत कुछ गेन किया है, लेकिन अगर पाकिस्तान अब थोड़ा सा मोहतात भी चलता है इन टर्म्स ऑफ सालसी के मीडिएशन के, तो इसमें भी कोई मुजायका नहीं है कि अपने रोल को थोड़ा सा केयरफुल ले, बजाय ये कि कल को पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो ऑकवर्ड सिचुएशन में चली जाए किसी भी तरह। जो बहुत बहुत गेन शुक्रिया किया हामिद है साहब, हमने, वक्त हमारे पास इतना ही है, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट। जितने आपने वर्स्ट केस सिनेरियो किए, गॉड फॉरबिड द फॉल ऑफ तेहरान या रजीम चेंज इन ईरान या फिर अमेरिका की बढ़ती हुई जारियत, ये सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जो पाकिस्तान, ये खित्ता और पूरी दुनिया इसके मुतामिल नहीं हो सकती। तो उम्मीद यही है कि बेटर सेंस विल प्रिवेल, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि ये जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशंस थी, इस्लामाबाद में जो MOU साइन किया गया इन दोनों ममालिक के बीच में, आई होप दैट इट इज़ नॉट इंटायरली डिसमेंटल्ड एंड देयर इज़ स्टिल फाउंडेशन जिसके ऊपर बिल्डअप किया जा सके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक।